हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिनटेक में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है आज का टॉपिक है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। हम जब स्टॉक मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहला जो चैप्टर होता है, सबसे जो बेसिक होता है और सबसे जो मेन होता है वो यही होता है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। हम इसको दूसरी भाषा में भी ऐसे भी कहते हैं। बहुत लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस बोलते हैं, बहुत लोग डिमांड एंड सप्लाई बोलते हैं। तो डिमांड एंड सप्लाई और सपोर्ट रेजिस्टेंस एक ही बात है, दोनों को दो तरीके से लोग बोलते हैं। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से अगर आपको पता ना चल रहा हो तो डिमांड एंड सप्लाई से मोटा मोटा आपको थोड़ा बहुत हिंट मिल गया होगा कि ये क्या चीज़ें हैं, डिमांड और सप्लाई। फॉर एग्जांपल, पर्टिकुलर कोई स्टॉक्स है, उसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है या डिमांड एंड सप्लाई क्या है। तो ये हम कैसे निकालते हैं और ये होता क्या है, आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हमारा ये आज का वीडियो अच्छा लगेगा, और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और हाँ, अगर आपका कोई क्वेश्चन या क्वेरी, कोई कन्फ्यूज़न कुछ भी हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उनका आंसर कमेंट में ही दे दूँ, नहीं तो नया कोई वीडियो बना के आपके उसके आंसर का, ये क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। तो दोस्तों, जैसा कि नाम से ही पता है, नाम से ही ऐसा फील हो रहा है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मतलब कि पर्टिकुलर किसी स्टॉक्स का जो प्राइस है वो, फॉर एग्जांपल, अगर वो 100 रुपये से ऊपर जा रहा है और ऊपर जा रहा है और फिर वहाँ से जब वो नीचे आने लग गया, तो फॉर एग्जांपल अगर वो 100 रुपये से ऊपर गया, फॉर एग्जांपल 130 रुपये पे गया, 130 रुपये से वापस आकर के अगर 110 रुपये पे रुक रहा है, तो वो एक तरीके का वो सपोर्ट का काम कर रहा है। सपोर्ट का काम कर रहा है कि 110 रुपये जो है वहाँ पे वो रुक रहा है, मतलब कि एक कैंडल नहीं, पर्टिकुलर कुछ टाइम रुक रहा है, कुछ टाइम होल्ड कर रहा है, तो फिर वो एक सपोर्ट का काम करने लगेगा। फिर अगर दोबारा वापस से ऊपर जाने की जब कोशिश करेगा, तो ऊपर जाने की जब कोशिश करता है, जो 130 का जो टॉप बनाया था वो, जहाँ से वो वापस हुआ है, तो 130 जो है अब वो उसका रेजिस्टेंस है। अब उसको अगर ऊपर जाना है तो वो 130 रुपये का जो टॉप है, उसका जो रेजिस्टेंस है, मतलब कि वहाँ पे जब जाएगा तो वहाँ पे जो अगर डिमांड एंड सप्लाई की भाषा में बात करें तो जो सप्लाई है, यानी कि 130 रुपये पे सेल होना शुरू हुआ था, यानी कि सप्लाई वहाँ पे 130 रुपये पे चालू है। तो जब भी 130 रुपये के आसपास जाएगा तो फिर वहाँ से सप्लाई, यानी कि वहाँ से सेलिंग होनी शुरू हो सकती है स्टॉक्स की। तो वो देखना पड़ता है कि जब 130 रुपये के आसपास जाएगा, वहाँ पे जब सेलिंग होनी शुरू हो जाती है तो फिर दोबारा से वो नीचे आने की कोशिश करेगा। तो अब उस टाइम पे डिपेंड करता है कि अगर बाइंग ज़्यादा है, मतलब कि बायर की संख्या ज़्यादा है और सप्लायर की संख्या कम है, तो उस कंडीशन में वो 130 रुपये को क्रॉस करके ऊपर चला जाएगा, 130, 135, 140 ऊपर चला जाता जाएगा। अगर अगर सप्लायर की संख्या ज़्यादा है और खरीदार की संख्या कम है, यानी कि बायर की संख्या कम है और बेचने वालों की संख्या ज़्यादा है, तो वो रेजिस्टेंस जो है वो फिर दोबारा से उसको पुश करके नीचे की ओर भेजेगा। और नीचे की ओर जब भेजने लगेगा, नीचे की ओर जब प्राइस जाने लगेगा, फिर जो 130 रुपये, 110 रुपये पे, जहाँ पे कि बार बार वो सपोर्ट लेकर के आ रहा था, 110 रुपये पे जब आएगा तो 110 रुपये के पास यहाँ पे बायर चालू है। यहाँ पे 110 रुपये के पास जब आएगा तो फिर उसे यहाँ पे होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बायर चालू है। जब भी 110 रुपये के आसपास आएगा तो यहाँ पे बायर दोबारा से बाइंग करनी शुरू कर देगा, और फिर अगर बायर में ताकत होगी तो वो दोबारा से उसको पुश करके ऊपर लेके जाएगा। अगर सेलर में ताकत होगी तो वो 110 रुपये से भी नीचे पुश कर सकता है। तो जनरली क्या होता है कि जो नीचे के सपोर्ट्स होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, या ऊपर का जो रेजिस्टेंस होता है वो स्ट्रांग होता है। तो जब सपोर्ट के पास आता है तो यहाँ पे बायर की संख्या हमेशा ज़्यादा होती है। अगर मजबूत सपोर्ट है, कुछ टाइम, लंबे टाइम से जब सपोर्ट चल रहा है, तो वो मजबूत सपोर्ट माना जाता है। अगर बहुत लंबे टाइम से वहाँ पे बार बार प्राइस रुक रहा है, मतलब कि आगे भी प्राइस रुकेगी, यहीं से प्राइस ऊपर जाएगी और रेजिस्टेंस के पास आई है, तो प्राइस ज़्यादा चांस है कि वहीं से वो रिवर्स होगी। तो अगर इस जो मतलब कि रेजिस्टेंस है, इसको अगर ब्रेक करना है तो फिर बायर की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए उस प्राइस के जब 130 रुपये के पास जाएगी तो वहाँ पे बायर की संख्या ज़्यादा होगी, तभी वो उसको पुश करेगा। और जब 110 रुपये के पास आएगी, यहाँ सेलर की संख्या ज़्यादा होगी, तभी ये 110 रुपये का सपोर्ट जो है वो टूटेगा। तो इसी तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करता है, या इसी को आप दूसरी भाषा में कह लीजिए तो डिमांड एंड सप्लाई काम करती है। जब वो 130 रुपये के पास जाएगा तो वहाँ पे सप्लाई आनी शुरू हो जाती है। जब 110 रुपये के पास आएगा तो यहाँ सब मतलब कि डिमांड शुरू हो जाती है कि खरीदार आ जाते हैं। तो
उसी टाइम पे जब वो 130 रुपये के पास जाएगा, अब ये कहेंगे कि क्या ये डिमांड सप्लाई टूटता नहीं है? जरूर टूटता है। उस कब टूटता है ये? जब फॉर एग्जांपल ये 110 रुपये के पास आया, 110 रुपये के पास अगर जब प्राइस आता है ऊपर से सप्लाई के होते होते 110 रुपये के पास आया, अब यहाँ पे आने के बाद खरीदार, स्वाभाविक है कि सपोर्ट है या डिमांड है यहाँ पे, तो इस लाइन पे 110 रुपये के आसपास का जो लाइन है, यहाँ पे हमेशा बायर की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए सेलर की संख्या के अपेक्षा। सेलर जितना भी सेल करे, फॉर एग्जांपल अगर 100 क्वांटिटी सेल कर रहा है तो बायर की संख्या यहाँ पे 150 होनी चाहिए, 200 होनी चाहिए, 300 होनी चाहिए। तो क्योंकि जितने भी सेलर्स की क्वांटिटी है सारे को सारे बायर जो है एब्जॉर्ब कर ले, मतलब सारा खरीद ले, उसके बाद भी बायर एक्स्ट्रा ही रहे, तो वो जो प्राइस है वो ऊपर पुश करेगा। अगर सप्लाई पुश करेगा, और अगर कभी ऐसा हुआ कि सप्लाई जो है वो 200 की क्वांटिटी में आ गया, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, होती तो लाखों में है बट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर मान के चलिए 200 की क्वांटिटी में आ गया और यहाँ बायर 50 ही है, 100 ही है, तो वो जो बाकी 100 जो मतलब कि अगर 50 और 100 है तो 50-100 तो होगी, मतलब एडजस्ट हो गया, उसके बाद जो 100 बचा है वो उस प्राइस को नीचे पुश कर देगा, तो वो 110 रुपये का जो है सपोर्ट टूट जाता है। इसी तरीके से अगर जब डिमांड सप्लाई की ओर जाते हैं, तो सप्लाई की ओर जब जाएंगे या रेजिस्टेंस की ओर जाएंगे, तो वहाँ पे 130 रुपये का जो सप्लाई, 130 रुपये के पास जो सप्लाई बना हुआ है, वहाँ पे बायर की संख्या, अगर सेलर की संख्या मान के चलिए 100 है और बायर की संख्या 200 हो गया, तो वो 100 रुपये 100 क्वांटिटी वाले का खरीद भी लेगा और उसके बाद 100 क्वांटिटी के साथ वो ऊपर भी चला जाएगा। तो इसी तरीके से डिमांड एंड सप्लाई काम करता है। जब डिमांड और सप्लाई टूटना होता है तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा लोग आकर के बाय सेल करते हैं, तो जिसकी संख्या ज़्यादा होती है वो उस और मार्केट को लेके मतलब कि लेके चला जाता है। तो इसी तरीके से दोस्तों डिमांड और सप्लाई काम करता है। आई होप कि आपको हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है डिमांड और सप्लाई या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों ये जो डिमांड एंड सप्लाई या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो मैंने आपको बताया है, ये बहुत बेसिक है बट कॉन्सेप्ट यही होता है। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही है, डिमांड और सप्लाई कैसे काम करता है। और इसको चार्ट पे जब किसी चीज़ को एनालाइज करने लगिएगा तो ये चार्ट पे बनता है। ये जो डिमांड एंड सप्लाई बनता है ये चार्ट पे बनने लगता है। जब आप चार्ट को देखिएगा तो उसमें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और मतलब आज के लिए हम इतना ही रखते हैं क्योंकि हमारा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आई होप कि आपको डिमांड एंड सप्लाई या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ अगर आपको कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय।